आ जाओ जल्दी, चलो। कल की क्लास में रेनबो बनाना सीखा था कि रेनबो कैसे बनता है, बताना जरा। आज की क्लास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, दिक्कत ये है इसमें जब एमसीक्यू बनता है ना, तो तुम्हें जो बुक के एग्जांपल्स है वो सारे पता होने चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ोगे तो उसके 3-4 एग्जांपल्स है, वो पता होने चाहिए कि भैया ये सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हैं। कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स है 4, वो पता होने चाहिए कि भाई ये मेरे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। जो एमसीक्यू बनेगा वो आसान बनता है, बट वो एनसीईआरटी के एग्जांपल सारे पता होने चाहिए, जितने कोने कोने में दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स तुम्हें पता हो ना पता हो, एनसीईआरटी के आपको पता होने चाहिए बोर्ड्स के लिए, एमसीक्यू के लिए। क्योंकि जब एमसीक्यू में फंसते हो फिर रोना आता है कि एक्स्ट्रा तो 5-6 और पढ़ लिए थे लेकिन एनसीईआरटी का छूट गया था, तो इससे समझ नहीं आया कि आंसर क्या है। तो ध्यान से सुनना, आज की क्लास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले रेनबो खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, कल की क्लास में तुमने ये पढ़ा था कि रेनबो कैसे बनता है, कौन बताएगा? पहले क्या हुआ था मैम? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो लाइट है, व्हाइट लाइट, वो कहां घुसती है? वाटर ड्रॉप के अंदर घुसती है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन को ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रिफ्लेक्शन भी तो हुआ था, क्योंकि मैम उसका रेनबो बनने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन होता है फर्स्ट स्टेप पे, बट उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। धनंजय उठना बेटा वहां से, विनायक तू भी उठ जा। हाँ, इतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं है कि मैं एनर्जी इस पे खर्च करूं कि तुम्हें चुप कराने में, उठाने में, बिठाने में। उठ जल्दी, एक बार आ जाओ। मैंने जो बोल दिया वो आपको फॉलो करना है, आप इधर आ जाओ, क्योंकि आप मेरी क्लास में, मैं आपकी क्लास में नहीं हूं। बहुत फर्क है। तू तो अभी वैसे भी खेल के आया, तेरा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा होगा। कैसा रहा तेरा मैच? बढ़िया? जीते कि हारे? कैसा रहा? बढ़िया। मैच हुआ ही नहीं, इसका क्या मतलब था? इसमें क्या डिफरेंस था? अच्छा, बैठ रहे हो साथ में, अगर अब ही हुआ ना किसी का, फिर देखना तुम, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट जो है मैम हवा से घुसती है पानी के अंदर, रिफ्रैक्शन। फिर क्या हो रहा था उसके बाद? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्यों हुआ है मैम? मीडियम चेंज हुआ है ना, इसलिए कल भी हम पढ़ के गए थे कि जब लाइट का, वो व्हाइट लाइट का मीडियम चेंज होता है तो वो अलग अलग जो उसमें वेवलेंथ्स होती है ना, वो अपनी स्पीड उनकी अलग अलग हो जाती है, इसलिए वो अलग अलग बेंडिंग शो करती है। हाँ जी, बेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक बार, वो कोई बता दे कल, किसकी बेंडिंग ज्यादा, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, फलाना फलाना। जल्दी बताओ कौन बताएगा? आरुष, आरुष बताएगा। ये क्या, इतनी बड़ी स्माइल से काम नहीं चलता, जल्दी बताओ, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कम की ज्यादा? कम, उसकी बेंडिंग कम थी मैम। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की, उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा है। ये चीज पढ़ के गए थे आप लोग कल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है, रेन ड्रॉप के अंदर जैसे ही घुसती है लाइट, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है? वॉयलेट की। और सबसे कम बेंडिंग किसकी? स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की वॉयलेट की? रेड की। वो तो तुरंत मैम जाके और बाहर निकल आता है, ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद तुमने ये पढ़ा था कि रेन ड्रॉप के सरफेस पे जब डिस्पर्जन हो जाता है, उसके बाद मैम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जो लाइट है वो बाउंस बैक होती है ड्रॉप के अंदर ही, ठीक है। वहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैम उसका रेनबो फॉर्मेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ज्यादातर लाइट जो है वो रिफ्रैक्टिव होती है, थोड़ी बहुत जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें रेनबो दिखता है। फिर क्या हो रहा था? लास्ट स्टेप मैम फिर वही हो रहा था, क्या? रिफ्रैक्शन। तो 4 स्टेप पढ़ के गए थे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ लास्ट में? क्योंकि मैम रेन ड्रॉप से बाहर एयर में आ रही है ना लाइट, तो रिफ्रैक्शन तो होना ही है। अब ध्यान से सुनो, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बताया था वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है, बट वो बिल्कुल सही डायग्राम था। सबसे ऊपर कौन सी आई थी? वॉयलेट, और सबसे नीचे रेड, ये बताया था। ये बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें हो क्या रहा है, रेनबो में क्या होता है, लेकिन सबसे ऊपर रेड, नीचे वॉयलेट। वो मैं आप बता रही हूं तुम्हें वो क्यों होता है। आओ जरा, है बो शेप। अब वो अलग कॉन्सेप्ट देखो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसको क्लास के बाद कर लेंगे। बारिश में बनता है वो, ऐसी शेप क्यों होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पहले समझ लो कि रेनबो सुन दिखता कैसे है। आओ जरा ध्यान से बात सुनो मेरी। अब कल तुमने एक चीज पढ़ी थी, हमने सिर्फ एक ड्रॉप को पढ़ा था कल,
ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने रेनबो ये पढ़ा था कि मैम किस तरीके से लाइट डिस्पर्स हो रही है, इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर फाइनली बाहर आ रही है। हमने सिर्फ एक ड्रॉप की स्टडी करी थी, ऐसी पता नहीं कितनी हजारों ड्रॉप्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बेसिकली हो ये रहा है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी रेन ड्रॉप्स बना लेते हैं। देखो बहुत सारी रेन ड्रॉप्स होंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारी कई आंखें हैं, ठीक है, और एक रेन ड्रॉप से कौन कौन से कलर की लाइट निकल रही थी बताना जरा। मैम हमने तो कल ये पढ़ा था, ये वॉयलेट और नीचे की तरफ क्या थी? रेड, ऐसी पढ़ी थी। ऐसी ही और भी बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी हैं। हम सिर्फ दो को लेके समझ रहे हैं कि मैम जो कल हम पढ़ के गए थे एक रेन ड्रॉप के अंदर, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट था जो आपने बताया था। तो हम तो क्या देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि रेड सबसे ऊपर होता है रेनबो में और वॉयलेट सबसे नीचे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि तुमने एक रेन ड्रॉप की कहानी पढ़ी थी, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे। अब तुम्हारी आंखों के एंगल के ऊपर है कि हॉरिजॉन के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली होता ये है, इस एंगल पे जितनी रेन ड्रॉप्स होंगी ना, वो सारी कैसे कलर की लाइट भेज रही होंगी तुम्हारी आंखों में? रेड। ठीक है, और जो नीचे वाली रेन ड्रॉप्स है ये कैसी लाइट दे रही होंगी तुम्हारी आंखों में? वॉयलेट। वैसे वॉयलेट के लिए हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, हम यहाँ ब्लू भी ले सकते हैं, बट मैंने वॉयलेट ले लिया है। वॉयलेट के साथ दो दिक्कत होती है, हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव नहीं है और वॉयलेट का जो अमाउंट होता है ना विबग्योर के अंदर, वो बहुत कम होता है परसेंटेज वाइज, तो इसलिए वॉयलेट नहीं दिखता ज्यादा। तो बच्चों अब इसको यही रोकना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को इतना ही पढ़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। डबल रेनबो भी होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी शेप ऐसी ही क्यों होती है उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तुम्हें फिर बहुत सारे 12th के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये है, देखो जो मैंने कल तुम्हें बनवाया था वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सही है जो मैंने तुम्हें बनवाया है। ऊपर की तरफ वॉयलेट, नीचे की तरफ रेड। अब तुम्हारे एंगल पे जो तुम्हारी रेन ड्रॉप्स ये वाली है तुम्हारी आंखों में रेड भेजेंगी। मैम वॉयलेट का क्या होगा? देखो वॉयलेट वाली भी जाएंगी, वो किसी और की आंखों में आ सकती हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा इसको डेविएट कर दिया है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखों में यहां से जो लाइट आएगी रिफ्रैक्ट होके बाहर की तरफ, ये रेनबो बनेगा। तो रेनबो में तुम्हें सबसे ऊपर रेड नजर आता है, सबसे नीचे क्या नजर आता है? वॉयलेट। लेकिन एक ड्रॉप के अंदर की कहानी वही है, ऊपर वॉयलेट नीचे रेड। वो तुम्हारी आंखों का एंगल है कि तुम्हारी आंखें कितने में प्रेजेंट है। क्या पता कोई दूसरा बंदा है उसको वो वाला वॉयलेट दिखे और रेड किसी और ड्रॉप से दिखे। तो बहुत सारी ड्रॉप है, एक ड्रॉप नहीं है, हजारों ड्रॉप्स है। इस डायग्राम को बना लो और इसको यहीं खत्म करते हैं, जल्दी इसको लिखो। क्या ध्यान रखना है? 4 फिनोमिना ध्यान रखने जो इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और फाइनली रिफ्रैक्शन। बस ये 4 याद रखने एमसीक्यू के लिए। और डायग्राम बनाना तुम्हें आना चाहिए, डायग्राम पेपरों में बहुत आता है बनाने के लिए कि रेनबो फॉर्मेशन बताओ, तो जो बनवाया था कल की क्लास में वही बना के आना है। और बाकी ये कहानी है, हमने कल एक रेन ड्रॉप की कहानी पढ़ी थी, वो ये है। कैसे भी कलर की बना लो इसको, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, तो रेड तुम्हारी आंखों में आ जाएगा और किसी और रेन ड्रॉप पे जो किसी और एंगल पे प्रेजेंट है उनसे तुम्हारी आंखों में आ जाएगा वॉयलेट। मैम इसका भी तो निकलेगा रेड, हाँ निकलेगा, वो किसी और की आंखों में चला जाएगा। और रेनबो कोई डिस्टेंस नहीं होता, रेनबो हर जगह होता है, पता है ना? ऐसा लगता है कि रेनबो बहुत दूर है या पास है, रेनबो हर जगह है भाई। रेनबो एटमॉस्फेयर में हर जगह होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, पास भी और दूर भी। ठीक है, वो दिखता है ऐसे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, फिर 12th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना याद रख लोगे, बहुत है तुम्हारे लिए। जल्दी बना लो इसको फटाफट, लिखिए जरा, बस वही नहीं है। देखो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, स्टार्स जो हमें दिख रहे हैं क्या वहीं पर हैं स्टार या नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। लिखो जरा, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, और आज एक्स्ट्रा क्लास भी है, विच अपीयर्स इन द स्काई। अ रेनबो इज अ नेचुरल spectrum which appears in the sky after a rainy shower, which appears in the sky after a rainy shower। रेनी शावर हल्की सी बूंदे हैं बारिश की, वो कुछ भी हो सकता है, फाउंटेन से भी हो सकती है, स्प्रिंकलर की भी हो सकती है, बूंदे होनी चाहिए बस पानी की हल्की सी।
ऑन अ सनी डे, ऑन अ सनी डे। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है? व्हाइट लाइट, रेन ड्रॉप्स, सन। व्हाइट लाइट तो सन से आएगी, और तुम्हारी आंखें खुली हुई, ठीक है? तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हैं? छत वाली कौन सी बल्ब है? एलईडी है, एलईडी लाइट्स है ना, तो व्हाइट होती है। हाँ जी, लिखो जरा। क्या क्या? A rainbow is a natural spectrum which appears in the sky after a rainy shower on a sunny day. Next point लिखो। A rainbow is always formed. A rainbow is always formed in a direction. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun, and sun should be behind us, and sun दे दूंगी, sun should be behind us. Next point लिखो। These water droplets acts as small prism. These water droplets act as small prism and finally the rainbow is formed, by the dispersion of sunlight, by tiny water droplets present in the atmosphere. Tiny water droplets present in the atmosphere. Next point लिखो। The water droplets refract and disperse the incident light. The water droplets refract and disperse the incident sunlight, comma, then reflect it internally, and finally refract it again, when it comes out of the raindrop. एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, inside the raindrop, comma, different colors reach the observer's eye. Due to dispersion of light and reflection inside the raindrop, different colors reach the observer's eye. Reach the observer's eye. हाँ जी, अब बताओ आपका क्या सवाल था? किसमें? बेटा लाइट बहुत इंटेंस चाहिए, हर जगह लाइट चाहिए। आप आर्टिफिशियल क्रिएट भी कर सकते हो रेनबो,
ठीक है। और एक चीज ये होती है, जैसे तुमने कोई सवाल पूछा, अब जरूरी नहीं उसका जवाब हो ही या आपके लेवल का जवाब हो उसका, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो चाह के भी टीचर इस लेवल पे नहीं बता सकता। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, भाई लेवल क्यों नहीं है? क्यों हमारा लेवल नहीं है मैम, तुम्हारा बहुत लेवल है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लेवल का सीखना है तो आप सर से मिल लेना क्लास के बाद, वो आपको बता देंगे। हर चीज पॉसिबल है तो कंडीशंस होती हैं। मान लो आर्टिफिशियल रेनबो बनाना है, होंगी कंडीशंस, बना सकते होंगे, क्यों नहीं बना सकते। अब लाइट की इंटेंसिटी लेकिन पूरी होनी चाहिए सारे में, जितनी वाटर ड्रॉपलेट्स है सबके ऊपर इंटेंस लाइट पड़नी चाहिए। अच्छा यहां बताना जरा एक चीज, चलो यहीं पे थोड़ी सी एक बात है, अब तुमने सवाल पूछ लिया है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक रेन ड्रॉप से हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरा सवाल, ये व्हाइट लाइट आई, ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ यहां, फिर मैंने तुम्हें ये बताया है कि यहां पे बाहर ज्यादा लाइट चली जाती है, रिफ्रैक्ट ज्यादा हो जाती है और घूम के कम आती है, और जो तुम्हारी आंखें हैं उनमें बहुत कम लाइट आ रही है, तो तुम्हें फिर भी रेनबो कैसे दिख रहा है? इसका जवाब इसी में है, वो बाथरूम वाला जवाब, बता दो। हाँ जी, मैंने ही कहा था ना, यहां से लाइट आई, डिस्पर्स हुई, ज्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, बहुत कम लाइट है जो तुम्हारी आंखों में आई है। बताओ जल्दी, तुम्हारी आंखों में बहुत कम लाइट आ रही है फिर भी तुम्हें दिख रहा है रेनबो, और अलग अलग एंगल पे खड़े होकर अलग अलग लोगों को सबको दिख रहा है। ध्यान से सुनो, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सनलाइट पूरी इंटेंस है, पड़ रही है इनके ऊपर, इंटेंस मतलब इनके लिए, तो बहुत सारी रेन ड्रॉप से लाइट आ रही है ना, तो हम ये कह रहे थे कि इसकी इंटेंसिटी कम है। किसकी इंटेंसिटी कम है भाई? एक ड्रॉप की। तुम कितनी ड्रॉप से देख रहे हो रेनबो को? पता नहीं कितनी ड्रॉप से मैम, तो सबकी मिला के इंटेंसिटी तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, नहीं तो बहुत फेंट होता। जो सेकंड रेनबो बनता है ना, देखा ना कभी, प्राइमरी और सेकेंडरी दो रेनबो बनते हैं, दूसरे वाला फेंट बनता है क्योंकि उसमें भी बहुत लाइट लॉस्ट हो जाती है और वो इससे हल्का सा फेंट बनता है हमेशा। तो यही है, लाइट, व्हाइट लाइट ऐसी चाहिए कि जो बिल्कुल इंटेंस हो, सारे ड्रॉप्स पे पड़े। बाहर फाउंटेन वगैरह होते हैं, वाटरफॉल, वहां दिखता है अच्छा खासा रेनबो, क्यों है? जो नेचुरल लाइट है उसमें बहुत अच्छे से दिखता है, आर्टिफिशियल में इतना अच्छा क्रिएट आप नहीं कर सकते हो। कर सकते हो आप, कंडीशंस हैं, ठीक है। हाँ जी, हमने 3 बातें पढ़ी हैं। हमने कल की क्लास में डिस्पर्जन पढ़ा, हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा। हाँ जी, रिकॉम्बिनेशन की क्या कंडीशंस थी? रिकॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? स्पेक्ट्रम का व्हाइट लाइट वापस बनानी है तो धनंजय कैसे करें रिकॉम्बिनेशन? कैसे, सीधे, उल्टे? एक सीधा एक उल्टा, है ना, एक मैम अपराइट ले लो, एक इन्वर्टेड ले लो, तो वापस से लाइट क्या हो जाती है? रिकंबाइन। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन इसके ही 3-4 एग्जांपल्स है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ध्यान से सुनो। हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या मतलब है? मैम रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है मैम? लाइट की बेंडिंग। ठीक है, चलो ठीक है, लाइट की बेंडिंग किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की बेंडिंग बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। धनंजय कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं हो रही? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। मैम ऐसा क्या हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? भैया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर पल चेंज हो रहा है, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा विभोर? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है कहीं पे तो क्या होता है? चला ले बेटा, चलवा लो। क्या कोई गार्ड थोड़ी ना रखे हुए यहां? जाओ चला के आओ पीछे उठ के। अर्नब चला दो बेटा, गर्मी नहीं लग रही? एसी भी चला लो, चलाना है तो, लाइट आ रही है अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर किस किस चीज से बना हुआ है? गैसेस है और डस्ट है और वाटर वेपर्स हैं और, हाँ जी, और क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है? मैम वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट है मैम, गैसेस है बहुत सारी मैम, हवा है, अलग अलग टेम्परेचर है अलग अलग जगह का। ध्यान से सुनो,
जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, हर टाइम। इसकी वजह से हमें बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट की बेंडिंग या लाइट का रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनो, यहां पर दो तरीके से देखने के लिए मिलता है। एक तो बहुत लोकल लेवल का है, बहुत ही छोटे लेवल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, और 3 एग्जांपल जो आपके कोर्स में है वो है बहुत थोड़े से लार्ज स्केल पे। जैसे कि लार्ज स्केल वाला तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते, लेकिन तुम्हें नजर आते हैं टिमटिमाते हुए। क्यों? क्योंकि मैम इसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन तुम्हें ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये 4 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, बाकी कोई एग्जांपल आपको पता हो ना हो। हाँ जी, दूसरा एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमें सूरज उगा नहीं है अभी, एक्चुअल सनराइज हुआ नहीं है, उससे पहले ही सूरज नजर आने लगता है। डिलेड सनसेट का क्या मतलब है? सूरज छिप चुका है बट हमें अभी भी दिख रहा है, तो 2 मिनट का गैप रहता है इसमें एक्चुअल से। ठीक है, 2 मिनट का गैप है, भी पढ़ रहे हैं कैसे डायग्राम बनाते हैं, सबके इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैम फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क। एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। जब सूरज उगता है और सूरज छिपता है ना, तब सन गोल नजर नहीं आता, हल्का सा फ्लैटेंड नजर आता है, हल्का सा पिचका हुआ नजर आता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एक ही डायग्राम बनेगा इन सबका। अब लोकल लेवल की बात करते हैं। लोकल लेवल में एग्जाम्पल है, कभी तुमने देखा हो कहीं पे आग लगी हो, है ना, आग लगते हुए देखिए, कभी दिल में भी लग जाती है आग, और आग के पार कोई चीज रखी है आपने, वो देखी हो। या किचन में खाना बनाते हो, गैस का जो ऊपर धुआं उड़ रहा होता है, हल्का सा चीजें फ्लिकर करती हुई नजर आती है ना, है ना, तो वो इसी की वजह से है। फ्लिकरिंग और वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन थ्रू हॉट एयर। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। बाहर जाके बता दी जल्दी। बता दिया, लिख के दिया करना। ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो बड़े स्केल का, ये छोटे से स्केल पे है। ठीक है, कहीं पे भी आग लगी हो तो तुम चीजों को देखते हो, उसके पार तो तुम्हें फ्लिकर करती हुई नजर आएंगी, ट्विंकल शिमर करती हुई नजर आएंगी। आ जाओ जरा, एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा क्वेश्चन आता है सीधा कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब आ जाओ जरा पढ़ लेते हैं कि मैम ऑब्जेक्ट फ्लिकर करते हुए क्यों नजर आते हैं, इसका क्या रीजन है। देखो कहानियां बहुत लंबी लंबी हैं, जब हम इस चैप्टर में थ्योरी लिखते हैं ना किसी भी आंसर की, तो कहानी बहुत लंबी है बट कॉन्सेप्ट वही है। एक कॉन्सेप्ट क्या है मैम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर टाइम चेंज हो रहा है। हाँ जी, आग लगी हुई है कहीं, देख रहे हो,
आग के जस्ट ऊपर कैसी एयर होगी? गर्म की ठंडी? अब कहीं को ठंडी लगेगी। और यहां पे कैसी एयर होगी? और बाकी जगह पे सब जगह देखो। अब आग 3D में सोचो, यहां आग लगी हुई है, जो ऊपर वाली एयर है वो कैसी होगी मैम? वो गर्म होगी। लेकिन चारों तरफ वाली एयर कैसी होगी? ऑलमोस्ट मैम वो ठंडी होगी। तो चारों तरफ कैसी एयर है? ध्यान से सुनो एक बात, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज्यादा कहानी लिखनी है। जो हमारी गर्म एयर होती है वो कैसी होगी? वो कम डेंस होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो ध्यान से, यहां इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेंस क्यों लिख दिया, अभी तक तो एयर को हम पढ़ रहे थे, इट्स रेयर मीडियम, ये वो फलाना फलाना। ठीक है, एयर रेयर ही है, लेकिन कब? जब हम सिर्फ एयर की बात करते हैं किसी और के रिस्पेक्ट में। तो एयर, तुम्हें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, सबसे कम है, तो तब हम इसको रेयर बोल रहे थे। लेकिन अब हम ठंडी और गर्म हवा को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे जो ठंडी हवा है वो हल्की सी क्या है? वो कंपैरेटिवली डेंस है किसके? गर्म के। ऑफकोर्स अब कॉमन सेंस है भाई, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? डेंस का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कि कम? जल्दी बोलो। और रेयर कैसा होगा? या लेस डेंस, मोर डेंस का कैसा होगा? कम। जो तुम्हारी रेयर होती है, लेस डेंस का क्या मतलब है? कम डेंस। वो मोर डेंस है मतलब ज्यादा रेयर है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? इस वाली का, जो कम डेंस है। तो अब तुम खुद सोचो कि मैम जहां आग लगी हुई है उसके ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और चारों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से तुम्हारे तक पहुंच रही होगी, बीच में आग है, बीच में गर्म और ठंडी हवा है, उधर ऑब्जेक्ट है और इधर तुम हो, तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हें कैसा नजर आएगा? क्या उस ऑब्जेक्ट से हमेशा बराबर लाइट रेज आ रही है तुम्हारी आंखों में? नहीं। तुम्हें पता है जहां से लाइट रेज आ रही है पीछे से, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल ही बार बार चेंज हो रहा है, तो तुम्हें उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो कभी कम और कभी ज्यादा नजर आएंगी, तुम्हारी आंखों तक कम और ज्यादा पहुंचेंगी। मैम ऐसे कैसे? अभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बड़े स्केल पे, तो वहां मेरे लिए डायग्राम बनाना भी आसान है, तो मैं वही तुम्हें इस चीज को समझा दूंगी। बट तुम्हें यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, गर्म हवा जो है वो लेस डेंस है और ठंडी हवा, तो हम यहां पर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अभी तक तो रेयर बता रहे थे। रेयर तब बोल रहे थे जब किसी और मीडियम से कंपेयर कर रहे थे, अब हम ठंडी और गर्म हवा को कंपेयर करेंगे तो ये लेस डेंस है, ये मोर डेंस है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके हम ये चीज बोल रहे हैं। तो फ्लिकर करते हुए ऑब्जेक्ट क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मैम जो गर्म हवा के आसपास वाला एटमॉस्फेयर है वो हर टाइम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिकर करते हुए नजर आते हैं। इसकी कहानी लिखो जरा 2 लाइनों की फटाफट जल्दी। ये बनाना है बना लो तुम्हें, क्योंकि इस चीज से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हेल्प मिलेगी जब तुम पढ़ोगे दोबारा नोट्स तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी लिख लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनाना ही क्या है, बना लो जल्दी। ये कैसे देख रहा है? ये तो बस फाउंटेन ही बनाएगा। लिख लो लिख लो, जो गर्म हवा है, बस इसमें आंसर में यही ढूंढेगा वो क्या लिखा हुआ है। और अपनी इस टेस्ट में, हाँ जी, इस टेस्ट में राइटिंग के भी नंबर होंगे तुम्हारे, क्योंकि बहुत गंदा लिखते हो। ठीक है अहिल, मैं इस बार नंबर काटूंगी, इस बार अब काटूंगी, क्योंकि इसने इस बार बहुत गंदा किया हुआ था, मैं भूल गई थी इसको बोलना। राइटिंग के कोई नंबर नहीं, हाँ कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग के नंबर है। ये थोड़ा ना तुम यहाँ गाने लिख के जा रहे हो, मैं तुम्हें नंबर दे रही हूँ फ्री के 20 में से 20। चलो आधा दे दूंगी, ठीक है अहिल, क्योंकि मुझे करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये लिखेगा सब कुछ सही पेपर में, लेकिन कोई सी कॉपी चेक नहीं करेगा। अब मुझे तो पता है ठीक लिखता है, इसलिए मैं एफर्ट्स लगाती हूँ पढ़ने में। एग्जाम में कोई इतने एफर्ट्स नहीं लगाता, वहां तो इतनी कॉपियां हैं, इतने गधे बैठे हैं, एक से गधे टीचर चेक करने वाले, समझ रहे हो तुम? हाँ सीरियसली, तुमने देखा नहीं कितनी वीडियोस वायरल होती पिछली बार बोर्ड्स के पेपर पे? बस दे देते हैं उनको, फोर्सफुली कहते हैं कि चेक करो, घंटों में इतनी इतनी चेक करो, तो उनकी मजबूरी है चेक करना भाई, वो टिक्के मार के चेक करते हैं। सुन रहे हो? तो तुम्हारा सारा पेपर भी ठीक हो ना। बहुत सारे बच्चों की लास्ट 2 ईयर से कंप्लेन आ रही है ये मेरे पास मैथ्स की, मैम मेरे तो 100 में से 100 आ रहे थे, मेरे तो आई नहीं, ये कैसे मेरे नंबर कट गए? तो बच्चों की ये कंप्लेन, इसका मतलब नहीं कॉपी ढंग से चेक नहीं हो रही है, तो राइटिंग खराब होगी तो ऑफकोर्स पूरे चांसेस है कि अच्छे से चेक नहीं होगी, इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे कहीं नंबर मैटर नहीं करते, नंबर मैटर नहीं करते, नंबर सिर्फ तुम्हें तुम्हारा मोरल हाई करेंगे 10th के नंबर, ताकि तुम 11th 12th में ठीक पढ़ लो, सिर्फ इसलिए जरूरी है।
इसलिए अगले टेस्ट में 5 नंबर राइटिंग के हैं, जिसकी गंदी होगी उसके -5 होंगे, जिसकी अच्छी होगी उसके पास उतने ही होंगे, इतने मिलने हैं। लिखो, तू तो लिखता ही नहीं है मेरे भाई इतना, लिखो। द एयर just above the air just above the fire, the air just above the fire becomes hotter than the air further up. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. Full stop. The hotter air is lighter, the hotter air is lighter, ब्रैकेट में लिखो लेस डेंस, फर्दर अप, उसके ऊपर, जो फायर के जस्ट ऊपर वाली एयर है वो गर्म है, वो लेस डेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द हॉटर एयर इज लाइटर, द हॉटर एयर इज लाइटर, ब्रैकेट में लिखो लेस डेंस, ब्रैकेट बंद करो, then the cooler air above it, then the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than, and has a refractive index slightly less than the cooler air, slightly less than the cooler air. अब एक लाइन और लिख लो, इसमें जो मेन चीज है लिखो, सिंस द फिजिकल कंडीशंस, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम, क्या since the physical conditions of the refractive medium ब्रैकेट में लिखो air, since the physical conditions, लग रहा है since ही करना है? since the physical conditions of the refractive medium ब्रैकेट में लिखो air are not stationary, comma, the apparent position of the object, comma, as seen through the hot air fluctuates, as seen through the hot air fluctuates, as seen through the hot air fluctuates. हाँ जी, क्या लिखा है इसमें तुमने? इसमें अगर तुम्हें 2 बातें भी याद रहेगी तो बहुत है। हॉट एयर जो है, जो गर्म हवा है वो लेस डेंस है, ठंडी हवा ज्यादा डेंस है। बस इतना याद रखना है कि जहां ठंडी और गर्म हवा है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें चीजें क्या नजर आ रही हैं, फ्लिकर करती हुई नजर आ रही है। बस तुम्हें इतना याद रखना है, वही कहानी तुमने लिखी है कि जो फिजिकल कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, फ्लिकर हो रहे हैं। कुछ छोड़ भी देना आज, या सारी बातें आज ही कर लेनी है? ठीक है, कल नहीं बैठेगा साथ में, आज कर ले। हाँ जी, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन लिखो पहला। सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे अब टॉपिक, सब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है आगे जितने भी हैं, और साथ में उनके आंसर्स। इज द पोजीशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस इट्स ट्रू पोजीशन? क्या जहां हम स्टार्स को देखते हैं वो स्टार्स की असली पोजीशन है या नहीं है? नहीं है। आओ जरा, क्यों नहीं है मैम? बनाओ एक अर्थ।
और बनाओ अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्या बेटा? और क्या? क्यों नहीं बनाना? बनाओ जल्दी। डायग्राम तो जरूरी बनाने बेटा। हाँ जी लिखो, ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा। ये बना लो, लड़के को छोड़ दो, लड़के के पीछे पड़े हुए हो। इधर आओ, आओ जरा। ये बनाओ तुम, मैं बना तो रही हूं, उसको देखने की क्या जरूरत है तुम्हें? उसको देखने की क्या जरूरत है? ये देखो, ये बना तो रही हूं है। वो तो दिख रहा है तुम्हें, ये नहीं दिख रहा, तो वो बना लो। हाँ जी, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है? स्टार्स कहां प्रेजेंट है? जहां पर स्टार्स प्रेजेंट है वहां वैक्यूम है। जहां पर स्टार्स प्रेजेंट है वहां पर क्या है? वैक्यूम। एक चीज लिखनी थी, रुक जाओ, इसको लिखो, रियल पोजीशन ऑफ स्टार। असली पोजीशन ऑफ स्टार जहां है वहां क्या है? वहां है मैम वैक्यूम। अब ध्यान से सुनो जरा क्या हो रहा है। हाँ जी, लाइट रेज आ रही है। ये कौन सी लाइट रेज है मैम? स्टार लाइट है। बताना जरा, रेयरर से डेंसर में आ रही है, किधर बेंड करेंगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? किसने बताया ये? बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी, पेपर में आएगा, और बुक के डायग्राम से तो तुम क्या ही बनाओगे, वो बना लो फिर। देखो भाई, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिमाग यहां रखोगे तो आएगा। अब देखो क्या होगा, वहां रेयरर, यहां डेंसर, ठीक है? तो लाइट रेस टुवर्ड्स किधर बेंड हो रही है? अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कैसा है? ये डेंसर हो गया ना। वैक्यूम कैसा है? रेयरर। अब देखो क्या होगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या है? तुम्हारा ब्रेन ऐसे थोड़ी ना देख लेगा, तुम्हारा ब्रेन इन रेस को क्या करेगा? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा, और जहां ये दोनों मिलेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको लगेगा कि स्टार यहां है, ठीक है? तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो यहां दिखाता है तुम्हें, इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो ये है। और यही डायग्राम पेपर में बना के आना है, सब कुछ बताना है कि भैया अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। आज लग रहा है ज्यादा बातें करी हैं, सर नहीं थे ना? हाँ हाँ, वो आवाज आ रही थी यहां तक, चुप वाली पूरी आवाज आ रही थी। लग रहा था मुझे, मैं बहुत चुप बैठे हुए, जाके मिल के आऊँ एक बार, इतना चुप क्यों बैठे? जरूरत नहीं थी, यहीं तक आवाज आ रही थी। हाँ जी, अर्थ बनाओ, अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाओ, और ये पूरा डायग्राम बनाओ, और पूरा लेबल करो कि ये रेयरर है, ये डेंसर है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, लेकिन ब्रेन जो है वो शरारती है, उसने रेज को वहां देखा है जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है उसको। क्योंकि चीजें तो ब्रेन ही दिखा रहा है ना, आंख तो बस मैसेज भेज देती है, बाकी ब्रेन का काम है एनालाइज करना चीजों को। तो कहां नजर आ रहा है ये बताना? हल्का सा ऊपर नजर आता है, दूर नजर आता है। ऐसी चीज हमने कहां पढ़ी थी पिछले चैप्टर में? बताना जरा कोई। मैंने तुम्हें एक डायग्राम बनाया था कॉइन का, कि देखो कॉइन डेंसर में प्रेजेंट है, रेयर में प्रेजेंट है, देखो दूर नजर आ रहा है, पास नजर आ रहा है। एक बार खोलना जरा, वो डायग्राम खोलो फटाफट। लाइट वाले चैप्टर के नोट्स अगर हो तो देखो उस डायग्राम को, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में प्रेजेंट था, और जो देखने वाला है वो डेंसर में था, तो देखने वाले को चीज हल्की सी रेयर मीडियम में दूर नजर आती थी। तो वही हो रहा है यहाँ पे सेम, तुम डेंसर में हो, और तुम्हें कहां नजर आ रहे हैं? स्टार्स हल्का सा शिफ्टेड ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। तो सेम डायग्राम हमने कॉइन के लिए बनाया था लाइट वाले चैप्टर में, तो सेम यही, सेम वही चीज है, सेम। वो रेयरर, ये डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल, और हमारे ब्रेन ने कर दिया पीछे एक्सटेंड, तो हमें हल्का सा स्टार ऊपर नजर आता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। आंसर लिखो इसका, जो चीज डायग्राम में बनाएंगे वही लिखनी है, इट्स वेरी इजी। लिखो, तलवार दूं?
नहीं दे देती हूँ और बाहर छोड़ देती हूँ दोनों को। वैसे भी हरकतें जानवरों वाली हैं, जानवर तो है ही मैम, एडवांस वो विद ब्रेन, लेकिन लग नहीं रहा विद ब्रेन वाले हैं ये। लिखो क्वेश्चन, लिख लिया? क्वेश्चन साथ में लिखते रहना, डायग्राम बनाते रहना। लिखो नो द पोजीशन ऑफ स्टार, नो द पोजीशन ऑफ स्टार seen by us is not its true position. No, the position of star seen by us is not its true position. पहले तो सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दिया कि भैया जो तुम्हें जहां स्टार नजर आ रहा है क्या वहां है? हमने बोल दिया कि नहीं है। अब क्यों नहीं है वो लिखना है। लिखो the starlight on entering the Earth's atmosphere, the starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously, undergoes refraction continuously before it reaches the Earth, before it reaches the Earth. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth, before it reaches the Earth. Next point लिखो, the atmospheric refraction occurs in a medium of, the atmospheric refraction occurs in a medium of changing refractive index, changing refractive index. Atmospheric refraction occurs in a medium of changing refractive index. MCQ आता है कई बार, ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हें लगता है कि चेंज कहाँ हुआ, एक ही बार तो चेंज हुआ। हाँ जी, इधर सुनो, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है ना उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया, अभी पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, उसको डिटेल में देखेंगे। यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, तो हर टाइम हर जगह का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। मैम इसने इंक्रीजिंग क्यों लिखा हुआ है डायग्राम में, बताना जरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग क्यों लिखा हुआ है, चेंजिंग क्यों नहीं लिखा हुआ? इसने ना देखो कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट किया हुआ है, जहां जितनी चीज की जरूरत है उतनी बता रखी है। वहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर है, कम होगा। यहां पर क्या हो गया है, डेंसर है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कम ज्यादा, इसलिए इसने बस एक पॉइंट में कह के बात खत्म कर दी। अगर पेपर में एमसीक्यू बनता है कि स्टारलाइट जो है वो एंटर कर रही है वहां से यहां, तो बताओ बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, तो तुम्हें बढ़ता हुआ ही लिख के आना पेपर में एमसीक्यू में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग लिख के आना है, क्यों? क्योंकि वहां रेयरर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहां अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमने क्या ले लिया है, डेंसर। जबकि अभी तुम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, जब वो पूछेगा तुमसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे क्वेश्चन, तो तुम इंक्रीजिंग नहीं लिखोगे, तुम ये लिखोगे हर टाइम चेंज हो रहा है, फिर तुम लिखोगे चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए जो जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं उनको डब्बे में बनाते रहना कि किस कॉन्सेप्ट में क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगर तुमसे स्टारलाइट पे सवाल आएगा तो तुम क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां रेयरर है कम है, यहां ज्यादा है, तो बस इसी को देखना है। जबकि अभी हम पढ़ेंगे यहां पर हर टाइम चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या आंसर हो गया इसका, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्टारलाइट जहां से आ रही है वहां रेयरर है, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है तो हम ये कह देते हैं कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। और ब्रेन ने कहां दिखाया है, ब्रेन ने हल्का सा उसकी रियल पोजीशन से ऊपर आपको चीज को दिखाया है। ठीक है, क्या लिखा है तुमने, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज सीन बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन लिख लो, देखो, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टारलाइट, सिंस द एटमॉस्फेयर, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स starlight, since the atmosphere bends the starlight towards the normal, the apparent position of the star, the apparent
position of the star is slightly different, the apparent position of the star is slightly different, ब्रैकेट में लिखो जरा, डिफरेंट के ब्रैकेट में लिखो, स्लाइटली डिफरेंट ब्रैकेट में लिखो हायर, और स्लैश करके लिखो अबव. द एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब है ऊपर, या फिर तुम्हें वर्ड मिल जाएगा अबव, एक ही बात है. जो एपरेंट पोजिशन है वो हल्की सी ऊपर है, डिफरेंट है ऊपर है, हायर है और अबव है. ब्रैकेट बंद करके लिखो फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन व्हेन व्यूड फ्रॉम होराइजन. अभी बता रही हूं क्या है ये मुसीबत. क्या पढ़ा है इसमें तुमने? फ्लिकरिंग में क्या पढ़ा था? फ्लिकर करते हुए क्यों नजर आते हैं ऑब्जेक्ट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, गर्म हवा का लेस डेंस है वो मैम, वो है तो हर टाइम चेंज हो रही है. जो किसी ऑब्जेक्ट से जो फायर के पीछे है उससे जो लाइट आती है वो हर टाइम फ्लिकर कर रही है. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है. हाँ जी. क्या जहां पर स्टार दिखते हैं वहां पर है नहीं? कहाँ है? हल्के से ऊपर नीचे? कहाँ? हल्के से ऊपर है. क्यों ऊपर है? वहां रेयरर है जहां से स्टार लाइट आ रही है और यहां डेंसर है. तो इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो लाइट रेज है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल, और हमारा ब्रेन पीछे पीछे ले जाता है. तो हम ये देखते हैं कि जहां रियल पोजीशन है उससे हल्का सा ऊपर हमें चीज नजर आने वाली है. अब आओ अगले सवाल पे. लिखो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल. आओ जरा, कहीं जाना है क्या? बड़ी बेचैनी हो रही है. नहीं कोई इंतजार कर रहा हो? आओ इधर. हाँ जी, ये कौन है? तुम बना लेना वो लड़के वाली अर्थी जिससे ना बन रही हो. अर्थी अर्थी मैंने तो लिख दिया. आओ जरा, अब ध्यान से सुनो. यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लिखे हैं, अलग तरीके से लिखे हैं, बात वही लिखनी है, बट ध्यान रखना है कहां पे क्या लिखना है. आओ जरा. ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है. हाँ जी, लिखो जरा क्या क्या है इसमें. मैम इसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं. मैम इसमें वाटर वेपर है. मैम इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं. और भी बहुत कुछ हर टाइम चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर को नेचुरली सोचो कि कहां से लेके कितनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर क्या है. मैम टेम्परेचर जो है वो हवा का अलग है. अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कहीं पर ठंडा है कहीं पर गर्म है. अगर बात करते हैं विंड की, मैम कहीं पर विंड स्पीड ज्यादा है कहीं पर विंड स्पीड कम है. अब हमें इस वाली चीज को थोड़ा सा एनलार्ज करके पढ़ना है कि अगर हम सिर्फ इसी चीज पे फोकस करें. आओ जरा. हाँ जी, तुम्हारा एटमॉस्फेयर काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड है. स्टार लाइट आ रही है, ठीक है, चलो मान लिया जी आ गई. अब देखो क्या होता है. जब तुम्हें लिखना था पोजीशन के बारे में तो तुमने सीधा कॉन्सेप्ट लिखा कि इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर से तुम डेंसर में आ गए. यहां पर कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे? ध्यान से सुनो. हाँ जी, स्टार्स हैं बहुत सारे, ले लो कितने भी स्टार ले लो, उनसे स्टार लाइट आ रही है, एंटर कर रही है. अब मुद्दा सारा यहां पर है कि मैम फ्लिकर करते हुए क्यों नजर आते हैं, ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, वेवर या क्यों नजर आते हैं हल्के से टिमटिमाते हुए, है ना. यहां पर जो तुम्हारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ये सब कुछ है. गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. टेम्परेचर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर? पढ़ के आए हो भी. गर्म हवा का लेस डेंस और ठंडी, इसका मतलब कुछ ना कुछ लेना देना है मैम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा अगर टेम्परेचर हल्का सा ऊपर नीचे हुआ तो. विंड का क्या लेना देना है? ऑफ कोर्स मैम विंड का लेना देना. जहां पर विंड ज्यादा फ्लो करेगी वहां से क्या होगा, वहां से वाटर वेपर्स भी हट जाएंगे, है ना. गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम ज्यादा हो सकती है, हर टाइम एटमॉस्फेयर में होती रहती है. इसका मतलब ये है ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें कहां प्रेजेंट है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में. तो मान लो यहां पर एटमॉस्फेयर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है. हाँ जी, जब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को एक्सप्लेन करोगे तो आपको बताना है चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
हर टाइम। विनायक मुंह उसी को दे दे अपना, और तू इसको कान दान कर दे। आज काट के यहां से चिपका दे इसके मुंह पे। इसको जितनी खुसर पुसर करनी है कर लेगा। हाँ जी, सुनो ध्यान से। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपकी आंखें हैं, कहीं छोटी सी बना रहे हैं या बड़ी भी बना सकते हैं। अब अर्थ के अंदर नहीं घुस गई आंखें, होराइजन पे ही हैं। ध्यान से सुनो। एक टाइम मान लो तुम्हारी आंखों में कितनी लाइट आ रही है। से फॉर एग्जाम्पल स्टार लाइट से 5 रेज आ रही हैं। से फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम्हें पता है कि मैम ऐसे तो नहीं आ रही होंगी। अब तो हमें एक चीज क्लियर है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर टाइम चेंज हो रहा है। तो कैसे आ रही होंगी बताना जरा। हाँ जी, सीधी सीधी आ रही होंगी? नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो हमारा काम चल गया वैसे आंसर करके, लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो स्टारलाइट आ रही है ना, आते ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मैम वो अलग ही पाथ से आ रही है, जिगजैग। क्यों जिगजैग क्यों आ रही होगी? क्योंकि मैम वो क्या चेंज हो गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है ना हर टाइम। हमें पता नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में कहां पे कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहीं पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी, कहीं पर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंडिंग होगी। इसका मतलब रे सीधी नहीं आ रही पूरे एटमॉस्फेयर में। जब से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगी और हमारी आंखों तक लाइट आएगी, सीधी नहीं आएगी, जिगजैग, कहीं पर टुवर्ड्स नॉर्मल, कहीं पर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी आंखों में, तुम खड़े हुए देख रहे हो तारे, है ना, एक बार तुम्हारी आंखों में 3 वो आ रही है लाइट रेज, 3, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगले टाइम क्या हो, ऐसा हो कि मैम यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए। तो क्या हो बच्चों, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए, मैम ये इसकी आंखों में जाए ही ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पक्का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसकी आंखों में मैम ये लाइट जाए ना अगले टाइम। तो तुम्हें कितनी लाइट रेज आ रही हैं तुम्हारी आंखों में? सिर्फ 2। उसके नेक्स्ट टाइम ये सोचो तुम कि मैम ये भी आंखों में आ गई और भी लाइट आ गई है। लाइट रेज तो बहुत सारी आ रही हैं। तुम्हारी आंखें कितनी लाइट रेज को रिसीव कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि तुम्हें स्टार ब्राइट नजर आएगा या स्टार फेंट नजर आएगा। तो यही चल रहा है हर टाइम। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हर टाइम चेंज हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर टाइम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लाइट रेज है जो तुम्हारी आंखों में आ रही है वो हर टाइम चेंज हो रही है। तो चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जितनी लाइट रेज आपकी आंखों में पड़ती हैं वो हर टाइम चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कभी स्टार ब्राइट नजर आ रहा है, कभी फेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में स्टार्स कोई ट्विंकल नहीं करते हैं। कैसे पता मैम, कैसे पता? एस्ट्रोनॉट्स कहाँ है? एटमॉस्फेयर के बाहर, कोई ट्विंकलिंग नहीं है। तो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से ट्विंकलिंग नजर आ रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओगे कोई ट्विंकलिंग नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भैया जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में आ रहा है स्टार से वो हर टाइम चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही डिसाइड करता है कि ट्विंकलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब तुम एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, इसको मैं थोड़ा सुंदर बना रही हूं। हाँ जी, ये बनाओ पहले। चलो बनाओ इसको भी फिर, और फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, बनाओ जल्दी। थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना, टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा मत बना देना। हाँ जी बनाओ। बना लो। एक बार 4 लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, एक बार कम आ रही हैं, ऐसे करके बना लो, लिख लो। एक बार 4 बना लो तुम, और फिर लिखो नीचे नंबर ऑफ लाइट रेज एंटरिंग आई चेंजेस। नंबर ऑफ लाइट रेज एंटरिंग आर आईज चेंजेस। हर टाइम जितनी लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ रही है वो हर टाइम चेंज हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ। बस इतना डायग्राम बना लो और छोड़ दो, इसकी थ्योरी कल लिख लेंगे डिटेल में। ये कौन था जो खुशी के मारे फूला नहीं समाया? किसको?